Hello students, welcome to class 9th, and as you know that we are continuing our chapter number 2. The name of the chapter is संसाधन के रूप में लोग। तो देखिए बच्चों, हमने कल की अपनी वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से मानव पूंजी निर्मित होती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शिक्षा में यदि निवेश किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं में यदि निवेश किया जाए, तो वो उच्च कोटि का मानव पूंजी निर्मित होता है। हमने उदाहरण में शकल और विलास की जो कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से शकल ने अपनी शिक्षा के दम पर एक अच्छी नौकरी हासिल की थी, लेकिन विलास जो है 11 वर्षीय बच्चा है, लेकिन जो है बचपन में ही उसके सिर से जैसे पिता का साया उठ जाने की वजह से जो है घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई और उसकी माता ने जो है उसे अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं न देने के कारण आज वो अपनी माता की तरह ही जो है कम कमा पाता है। तो देखिए बच्चों, इसके बाद जो है आज हम उदाहरण पढ़ेंगे जापान देश का। तो देखिए, जापान जैसे देश में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यह विकसित और धनी देश है। तो देखिए बेटे कि मतलब एक प्राकृतिक संसाधन ना होने के कारण भी, यानी कि इनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी यह एक धनी देश है। अब ये प्रश्न उठता है कि वे मतलब ऐसे धनी देश कैसे बने। तो देखिए, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। यानी कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की। इस वजह से उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया। तो देखिए बच्चों, यानी कि उच्च शिक्षा और जो है अच्छे स्वास्थ्य के दम पर उन्होंने भूमि और पूंजी का सही निवेश, सही जो है कुशल उपयोग किया, जिसके कारण वो धनी बने। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये जो देश है वो धनी बना। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए, आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं या आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो देखिए, वन बाय वन हम देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। ये सभी जो हैं ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है, यानी कि वस्तुओं का पुनः निर्माण जो किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करके उनसे जो है यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो नई चीज़ बनाई जाती है उसको विनिर्माण जो है कहा जाता है। इसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जो सेवाएं हैं ये शामिल होती हैं। तो देखिए, इन क्षेत्रकों में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सभी मैंने आपको तीनों क्षेत्रक बताए हैं। तीनों क्षेत्रकों में जो है वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है, और ये जो क्रियाकलाप हैं ये राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय की आय को बढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों, हम जो हैं क्रिया के जो हैं जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके प्रकार करते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं के 2 प्रकार होते हैं। एक तो बाजार जो क्रियाएं होती हैं वो, और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। तो देखिए, बाजार क्रियाओं में क्या होता है, इसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। यानी कि बाज़ार में जो क्रियाएं, यानी कि जो भी चीज़ें बन करके बाज़ार में आती हैं, तो उन्हें जब लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसका पैसे से भुगतान करते हैं। इससे क्या होता है, वेतन या लाभ ये प्राप्त होता है। इस वजह से इसे जो है बाज़ारी क्रियाएं कहा जाता है। इनमें जो है सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैर बाजार क्रिया। तो देखिए, गैर बाजारी क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। यानी कि वे कार्य जिन्हें हम स्व उपभोग के लिए
करते हैं जिनके लिए किसी प्रकार का वेतन या लाभ नहीं होता। उदाहरण के रूप में आप अपनी माताओं को देखते हैं घरों में, जैसे सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती हैं, उनके लिए किसी प्रकार का जो है वेतन या लाभ जो है उन्हें नहीं मिलता। तो ये जो काम है ये गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या की गुणवत्ता। तो देखिए जनसंख्या यानी कि किसी भी देश में या देखिए पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी कैसे पता लगती है। तो देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, देखिए उनके शिक्षित होने से पता लगता है। यदि किसी देश में अधिकतर जो लोग हैं वो साक्षर हैं, जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन के प्रति जो उनकी आशा है, यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है, इससे निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यानी कि देखिए जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति स्वास्थ्य से जो है वो परिपूर्ण होगा या बिल्कुल जो है जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा, वो जो है व्यक्ति देश में, देखिए देश को अपने जो कौशल के माध्यम से यानी अपनी क्वालिटी से जो है देश को सर्व करेगा, या ये लगा लीजिए आप देश के विकास में अपना योगदान देगा। इसके बाद देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा। तो देखिए शिक्षा किस तरह से जो है एक उच्च कोटि के समाज के लिए या एक विकसित देश के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो देखिए समाज के विकास में भी जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। देखिए अगर किसी समाज में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो जो है वो काम भी जो है उच्च कोटि का करेंगे, उनकी जो आय होगी वो भी जो है अधिक होगी, जिससे जो है देश का या आप देश की जो है तरक्की ज़्यादा होगी। और ये जो शिक्षित वर्ग होता है ये प्रशासन के कार्य में भी जो है अपना योगदान बढ़ाता है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए जो देश की सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की है। तो देखिए आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जिससे कि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक जो शाखाएं हैं वो विकसित की गई हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं कि ये जो ITI वगैरह जो खोल दी जाती है और इनमें जो है मतलब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, ताकि वो जो है अपना स्वयं का कोई व्यवसाय कर सके और जीवन में जो है कामयाब हो सके। और यदि जो एक शिक्षित वर्ग, यदि बच्चे शिक्षित होंगे और जो है वो अपनी जो है कला कौशल से अत्यधिक आय कमाएंगे, तो इसी से जो है देश का विकास होगा।